देखो मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दे देता हूँ, इस फ्रेमवर्क को तुम किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई तो कर सकते हो, ठीक है, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना है। वो क्या है ना, अभी तो 11th में आए हो, अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुए। केमिस्ट्री के जलवे अभी तुम्हें देखेंगे, कुछ दिन रुक जाए, सब कुछ मिलेगा, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ दिन रुको सब्जेक्ट को ना, और 11th क्लास को टाइम दो। अभी धीरे धीरे ऐसा समय आएगा तुम कहोगे बस हमें अभी नहीं हो सकता भैया, ये सब बंद करो, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन इंटरेस्ट है तो फिर वो तुम्हें और बढ़िया लगेगा। इंटरेस्ट लेके पढ़ो, कहने का मेरा मतलब है तुम्हें ऐसा लग रहा है कैसे इतना कम कम हो रहा है, मेरा इससे कुछ होगा नहीं होगा, यही क्वेश्चन है ना। देखो इसको ये क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि तुम्हें भी ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं करना यार, देखो 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखो। तुम एनसीईआरटी की बुक्स जो पढ़ रहे हो ना, ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स के लिए मोर देन इनफ है। जो स्कूल एग्जाम्स होंगे ना, इसमें इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मतलब है, 70 मार्क्स का जो पेपर आना है, अभी भी 70 का ही है, तो सिलेबस कट जो हुआ है तब भी अभी 70 मार्क्स का ही है, इसमें कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है। तो स्कूल एग्जाम जो 70 मार्क्स का है, क्या मुझे इसके अलावा कुछ और पढ़ना है ना? नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो इसको कहाँ से पढ़ना है? देखो एनसीईआरटी बुक तुम कब पढ़ते हैं, जब तुम क्लासेस नहीं ले रहे होते हैं। अभी एनसीईआरटी बुक्स का तुम खुद पढ़ना, तुम खुद ही उसको समझना शुरू कर दो तो इररिलेवेंट हो गया क्लास के साथ। तो प्राइमरी जो तुम्हारा होना चाहिए ना, वो क्लास होना चाहिए। क्लास में जो लिखवाया गया है, जो नोट्स दिए गए हैं ना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जितना सिंपल हो सकता है उतना लैंग्वेज को सिंपल करने की कोशिश की जाती है। तो नोट्स जो है ना, ये प्राइमरी तुम्हारा सोर्स होना चाहिए, चाहे तुम कॉम्पिटिशन पे जाओ चाहे तुम स्कूल एग्जाम्स पे जाओ। जब नोट्स से तुम सीख जाओ, बुक के अंदर के इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन जब खत्म कर लो, जान बच जाए, तो अब आओ, अब पूछो क्या करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगेगा ये क्या है, तो मैं तो 1 घंटे में पढ़ लूंगा, अभी पढ़ने तो दो। अभी तुमने केमिस्ट्री आया नहीं, अभी तो जो चीजें हैं उन पे तुम सबसे पे आए नहीं, फिर फिजिक्स है, फिर बायोलॉजी है ना, हमारे पास मैथ तो है नहीं। तो ये 3 सब्जेक्ट है, जब ये अभी फुल पेज पे आएंगे तो तब तुम्हें लगेगा कि अब तो समय नहीं है मेरे पास, लेकिन उसको एडजस्ट करके आगे पढ़ना है, तभी कुछ हो पाता है। देखो तो क्लास के बाद फिर तुम्हें जान कुछ बचता है, बचे ना बचे करना तो पड़ेगा, क्या करना है। हम प्रदीप करते थे, मैं भी तुम्हें कहूँगा तो एडवांस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रखा है, और केमिस्ट्री की जो प्रदीप है ना अच्छी है, ठीक है, जो मैंने देखा है उसके अंदर जो आईटी जेई या नीट में जो कुछ एक क्वेश्चन आते हैं ना जो एनसीईआरटी से बाहर के होते हैं, वो इसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा आराम से। जो एनसीईआरटी के टॉपिक है उसको मत पढ़ना, लेकिन उसके अलावा जो टॉपिक्स है ना उसको पढ़ सकते हो, पढ़ो, और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी 1%, 2%, 0.5% मैं हूँ ना, तब मुझसे पूछो, ठीक है, उसको हम क्लियर करेंगे। अब इसके बाद जो थर्ड सोर्स तुम क्लास के बाद प्रदीप मस्ट है, वैसे कंपटीशन में जाना है तो ये मस्ट है, इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन इसको स्किप करते हो तो फिर थोड़ा सा एफर्ट बढ़ता है, लेकिन इसको कर लेते हो तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। कहाँ? इस पे 25 ईयर्स के जो क्वेश्चन बैंक आते हैं ना, ये बढ़िया है करने के लिए, ताकि नॉलेज चेक हो जाए कि मुझे नीट के क्वेश्चन आते ही नहीं आते हैं, मैं कर पाता नहीं कर पाता, है ना। जो नहीं कर पाते तो फिर उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। 25 ईयर्स जो हरियाणा पब्लिकेशन की मैंने पढ़ी थी, कोई और पब्लिकेशन मैंने नहीं पढ़ी है तो बोलूँगा तुम्हारे को मार्केट में जो अच्छा लगेगा। 25 ईयर्स की आती है, जब तुम इसको, ये चैप्टर वाइज है, अच्छी बात क्या है ना, ये चैप्टर वाइज है। ये चैप्टर वाइज जो तुम्हारा इसके अंदर चैप्टर्स दे रहे हैं, सपोज करो कि अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम टॉपिक पर, हाँ फर्स्ट चैप्टर का नाम छोड़ो, टॉपिक कुछ एक जैसे कि ये अभी आज पढ़ाने वाला मतलब मोलैरिटी आज तक हम पहुंच गए, लास्ट टॉपिक है मोलैरिटी, है ना, ये हो गया। उसके बाद स्टोइकोमेट्री इस चैप्टर का बता रहा हूँ मैं, स्टोइकोमेट्री, ये कुछ एक टॉपिक है जिससे तुम्हें कंपटीशन में क्वेश्चन मिल सकता है ना। तो जब तुम्हारे को जान बच जाए, ये 2 चीज करने के बाद और जान बच जाए, लगता है कि अभी भी जान है, तो आ जाओ, अध्ययन करो, आओ चैप्टर को, है ना। स्टार्टिंग में लगेगा कि आप मेरे से नहीं होगा, लेकिन करना है, यदि आपने एंट्रेंस में बैठना है करना तो पड़ेगा यार। यही 3 पिलर्स हैं कंपटीशन के, यही 3 पिलर्स हैं, ये उनके थ्रू से होके जाओगे तभी कुछ होगा। तुम पूछ रहे थे ना कि भैया इससे होगा नहीं होगा, इसका आंसर छोटा नहीं था, इसलिए मैं चलो क्लास में बता देता हूँ। ये 3 स्टेप है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे इसके अलावा कोई स्टेप नहीं दिखता, ठीक है। तुम ये करो, इसके अलावा जब तुम नीट एग्जाम में बैठोगे यू विल सी द रिजल्ट्स, तुम्हें चल जाएगा पता नहीं क्या बता रहे थे क्या नहीं बता रहे थे, यही वे आउट है। अब यही तुम जो खुद से मेहनत नहीं करते हो तो इसका पब्लिश में आ जाता है कोचिंग, है ना, फुल फ्लैश कोचिंग जो होता है,
तो क्या जरूरत है, तुम साथ साथ कर सकते हो, है ना, साथ साथ कर सकते हो और बढ़िया हाई क्वालिटी में कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये नहीं कि एक साल में सारा लोड आ गया, हमें तो 6 ही महीने में सब खत्म करना है, वो ना करके तुम ये कर सकते हो जो कि ज़्यादा बेटर है। अभी तो नहीं है 11th में बैठ जाओगे एंट्रेंस में, ऐसा भी तो नहीं होता। तो ये वे आउट है, लिखना चाहो लिख के रखो, जो करना कर लो, यही वे है, या दिमाग में फीड कर लो और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आगे बढ़ने दो सिलेबस, तब तुम्हें चलेगा पता कि इट इज मोर देन इनफ। और यदि मोर देन इनफ ना लगे, बीच में चेक करना हो, तो मैं हमेशा बताता हूँ, देखो जो क्लास का पैटर्न रहता है ना, ये बात नहीं नहीं बताई, तो क्लास का हमारा पैटर्न रहता है। क्लास का पैटर्न कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या है, कॉन्सेप्ट बता दिया लैंग्वेज में, देसी शब्दों में, ताकि बच्चों को समझ में आए, ताकि तुम्हें समझ में आए। ये बताने के बाद बस मैं यही करता हूँ, उसको मैं नोट फॉर्म में दे देता हूँ। यदि इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं तो मैं इसको न्यूमेरिकल करा देता हूँ, यदि इसके थ्योरी होंगे तो मैं तो बता देता हूँ कि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसको ऐसे लिखा जाए पेपर में, तो आपको सिंपलिसिटी रहेगी। बस यही फॉर्मेट है और कुछ नहीं, ठीक है। और जो क्लास में हो रहा है ना, तो उसको स्कूल एग्जाम के लिए तुम सोचो ही मत कि मैं इसके अलावा भी कुछ पढ़ूंगा, नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। एक अच्छी कॉपी बनानी क्यों कही, इसीलिए कहा, ताकि एग्जाम से पहले उसको पढ़ सको, और कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम के लिए। लेकिन स्कूल एग्जाम के अलावा आगे जाना है तो मैं तुम्हें 2 पिलर और बताएंगे, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी लोड हो स्कूल का, कोई सा भी प्रेशर हो, इसको करना ही पड़ेगा। और कैसे करना है तो बता दिया। अभी तुमने चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर को यहाँ से ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को खत्म कर दो, इसको क्लियर कर लो, तुरंत आ जाओ प्रदीप पे, इसी व्हाट इज द एक्स्ट्रा, है ना, उसको एक्स्ट्रा को देखो, करो, समझो। मुझे कराने बोलोगे, यदि वो फॉर्मेट फॉलो करने कहोगे ना, तो यह सिलेबस ना बड़ा होता है, क्लास के बाद नहीं होता, लेकिन तुम करके आओगे तो हो जाएगा। बट फिर देखते हैं कुछ दिन बाद, यदि हुआ तो मैं ही प्रदीप में जो भी एक्स्ट्रा होंगे मैं करवा दिया करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लेवल में बोल रहे हैं कॉम्पिटिशन कराओ, कॉम्पिटिशन कराओ, नीट के लिए कराओ, तो मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा क्या है। बट क्लास लंबी खींचेगी और वो स्कूल से डेविएट करेगा, फिर ये भी ध्यान रखें, ठीक है, डेविएशन आएगा। बट ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है। क्या बता रहे हैं कुछ दिन तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा समय दो, ठीक है। यही 3 चीजें आप कुछ नहीं करते, ठीक है। अभी तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ा तुमने, कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा, 10th की चीजें सारी, 10th की, हाँ 10th की तरह 10th और 9 थोड़ी बहुत 10th और ज़्यादा करना आ जाएगा। आज से है नया चीज जो हम स्टार्ट करने वाले। चलो देखो क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपना। आज का टॉपिक कौन सा है, मोल कॉन्सेप्ट, है ना। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। इसमें एक और ऐड करा हुआ है, इसको हम सेपरेटली डील करेंगे। पहले मोल कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर, क्या था, मोलर मास, ओके। जैसा कि रिवाज है क्लास का, इसका नाम कितने कीवर्ड है बताओ, कितने कीवर्ड्स दिख रहे हैं, 4। अरे 4 नहीं है यार, 4 है, 3 नहीं पक्का, कौन से 4 है, ये देखो एक वर्ड है मोल कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट है मोलर मास, बस 2 ही है, ठीक है। 2 कीवर्ड है इसके अंदर। पहला क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। 4 कौन से हैं, यही तो है, 4 तो वर्ड है ना, मतलब कीवर्ड में की जो कॉन्सेप्ट है 2 है, मोल कॉन्सेप्ट है और एक क्या मोलर मास है। इसको बाद में डील करेंगे, पहले मोल कॉन्सेप्ट बताओ। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट इज मोल बताओ, तुम्हारी क्या नॉलेज है मोल को, पढ़ा था मोल को, कब पढ़ा था 9th क्लास में, क्या होता है मोल, कहीं भी है डिफाइन करने के, क्या होता है, जैसे एक बनाना होता है, एक जगह में 12 होते हैं, हाँ वैसे एक मोल में ना 6.4 एवोगाड्रो नंबर में पार्टिकल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। जैसे कि तुमने बोला कि बनाना को हम किस में काउंट करते हैं, डजन्स में, है ना, तो वही है ये मोल भी क्या है, काउंट करने का वे है, क्या है, काउंट करने का वे है। बट किसके अंदर यूज होता है ये, मोस्टली केमिस्ट्री के अंदर, है ना, तो मोल इसमें यूज होता है। बट जो डिफाइन करते हैं हम फॉर्मूले का पार्ट, डिफाइन इसको हम कार्बन के टर्म्स में करते हैं। कैसे, कार्बन के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं मोल को, बताओ बताओ। एक एटम जो कार्बन का है, एक एटम कार्बन का, या यूं कहो कि एक कार्बन का जो एटम है और इसका जो मास है, एक कार्बन का जो एटम है उसके अंदर जितना भी मास है, ये जितने मास में जितना भी पार्टिकल्स, एटम या कुछ भी आ सके, पार्टिकल्स या एटम्स जितने भी आ सके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। मोल क्या है, नंबर है ना।
समझ आया? एक एटम ऑफ कार्बन में कितने पार्टिकल? हाँ नहीं, एक एटम जो कार्बन का है उसका जो मास है, उस मास में जितने भी पार्टिकल्स आ सकेंगे ना, उस मास में, समझ रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक मोल। उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल। अब समझ आए? ठीक है, निकालते कैसे हैं, इतना ही है बस। इसको और मतलब फर्दर यदि हम कॉम्प्लिकेट करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला इसका। इसको बस सिंपल ऐसे समझो, हम अंडरस्टैंड। प्लीज देखो, केमिस्ट्री में जो मेजरमेंट दी जा रही है उसको किसी के रेफरेंस में ही दी जाती है हमेशा। ठीक है, खाते से भी मोल हो गया, मोलैरिटी हो गया, ये सब रेफरेंस टाइप में चलता है। ठीक है, अब देखो जैसे मोल है उसमें यूनिट का क्रिएट की हुई है। यूनिट क्रिएट कैसे की है, ये ऐसे की हुई है कि कार्बन के एक एटम के मास में जितने भी पार्टिकल आ सकते होंगे उन्हीं को हम 1 मोल कहते हैं, है ना। और ये फिक्स है क्या, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? हाँ ये फिक्स है, 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, ये हमारा फिक्स है। ठीक है, समझ गए? तो दिक्कत परेशानी। अच्छा, इन अदर में हम क्या समझ सकते हैं कि इतने पार्टिकल से बन के 1 मोल बनेगा, है ना। अदर वे में इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, ये पार्टिकल का केमिस्ट्री में मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल या कोई स्पीशीज, कोई स्पेसिफिक स्पीशीज। ठीक है, तो n पार्टिकल्स मिलकर 1 मोल बनाएंगे। ये n पार्टिकल क्या है, वो एवोगाड्रो नंबर है, वो सबको बताएंगे। आप समझ गए मोल क्या होता है? 2 वे है समझने के, मतलब ये इनडायरेक्ट वे बट बेस्ट वे तो ये है। समझ आएगा आपको दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब इसी में जो अलग अलग एटम मॉलिक्यूल के मास होते हैं उन्हीं को मोलर मास कहते हैं। ठीक है, अब इतने पार्टिकल का जो भी मास हो, डिफरेंस समझ गए ना, डिफरेंस तो ये है, लेकिन उसके अलावा जो 1 मोल में जो भी मास होगा उसी को मोलर मास कहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो एक डेफिनेशन लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला इसके बाद लिखो, टॉपिक डालो और लिखो। देखो, 1 मोल is the amount of a substance. 1 mole is the amount of a substance. 1 mole is the amount of a substance that contains as many particles as there are atoms in exactly 12 gram of as there are atoms in exactly 12 gram of कार्बन आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप? C12 आइसोटोप। ठीक है, समझ गए? यही बताया था, क्लियर है ये? ओके, इसके बाद एक और डेफिनेशन लिखो नेक्स्ट लाइन में। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, the mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass. The mass of 1 mole of a substance in grams is called its molar mass. ठीक है, सुनाया वाला डेफिनेशन, कोई दिक्कत? अच्छा, ये पार्टिकल का हमने नंबर कैसे निकाला? ये जो पार्टिकल का नंबर निकला है, एवोगाड्रो नंबर जो है, ये डिराइव कैसे हुआ? इस वाले डेफिनेशन में जो एक लाइन में लिखा हुआ है इसमें क्या बोला था? फर्स्ट डेफिनेशन में हमें ये बोल रहा है कि भाई मोल किसे कहेंगे? मोल उसको कहेंगे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाए, किसमें? 12 ग्राम, है ना। सॉरी, कार्बन के एक एटम में जितने क्या आ जाए पार्टिकल्स आ जाए उन्हीं को बोलेंगे, उसके वेट में जितना आ जाए, है ना। यदि हम कार्बन के पूरे मास को एटम के एक मास से यदि हम डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा? पार्टिकल। ये ऐसे है, देखो नीचे में आए तो ये क्या है? कार्बन है, ये कार्बन क्या है? एटम, है ना। ये कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का मास तो होगा 12, मतलब कि
12 आइसोटॉप जो है इसका तो मास तो होगा क्या है 12 ग्राम। क्या मास है इसका 12 ग्राम है ना। क्या मास है इसका 12 ग्राम। यदि हम इसको क्या करते हैं डिवाइड कर दें किससे, यदि हम इसको डिवाइड करें किससे एक यूनिट मास से है ना, तो टोटल नंबर पार्टिकल आ जाएगा ना। तो वही जब नंबर डिवाइड हुआ इस कैलकुलेशन में जाने से कोई फायदा नहीं है। क्या नंबर निकला था 6.022 10⁻23। ठीक है, ये नंबर है अगर बस ये नंबर तो ऑलरेडी पता ही होगा, इसको आगे कुछ बढ़ा के फायदा है। अच्छा निकालते कैसे नंबर हो, फॉर्मूला क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझ में आया तुमको? डिफाइन कर लोगे ना, कोई पूछे तो बता दोगे ना, मोलर मास बता दोगे ना क्या होता है। ठीक है, डिराइव कैसे करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, निकालते कैसे, फॉर्मूला क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास। हां गिवन मास पर मोलर सिंपल, बस खत्म। यही एक दो फॉर्मूला कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गिवन मास अपॉन में क्या होता है मोलर मास। मोलर। ठीक है, मोलर मास बोले तो जो भी स्पीशीज हो उसका मोलर मास, और गिवन मास मतलब जो हमने वेट किया है, जो मेजरमेंट किया है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये पैकेट डिश है, इस पैकेट डिश के हम अंदर हमने क्या किया है 10 ग्राम लिया है, क्या लिया है NaCl 10 ग्राम NaCl वेट किया हमने इसके अंदर। तो हम यदि 10 ग्राम NaCl में नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहें इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कैसे हम निकालेंगे इसको हाँ गिवन नंबर ऑफ मोल्स। हाँ गिवन मास अपन में क्या करते हैं मोलर मास। मोलर मास बताइए कुछ Na का, और ये Cl कितना होता है 35.5 उसका 23 ऐड कर दो। ठीक है, 28.5 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है, इजी है, क्लियर है ना, और कुछ तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अप्रॉक्सिमेट 0.20 आएगा, ठीक 2021 समथिंग। अच्छा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ठीक है, या स्मॉल एन से एन होता है छोटा है, स्मॉल एन होता है। ठीक है, एक तो ये यही होगा यही होगा यही होगा सही से। ठीक है ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। उसके बाद यदि मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल एन से शो करते हैं, और ये क्या है एवोगाड्रो नंबर Na को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बस मैं और कोई फॉर्मूला इसका नहीं चाहिए, वॉल्यूम वाला कर देंगे, कौन सा एंगल में बनेगा वॉल्यूम इंडस्ट्री 22.4 वाला वो तो फिक्स है। अभी आने दो आगे टॉपिक में। तुम एसटीपी बोल रहे हो, एसटीपी आएगा, जब एसटीपी आएगा तब पढ़ लेंगे उसको। ये बोल रहे हो ना, ये तो फिक्स है। वॉल्यूम 22.4, टेम्परेचर इज 273.15 और प्रेशर कितना होता है 1 बार। ये तो क्वांटिटी है ना एसटीपी। देखो होगा ना फॉर्मूला कौन सा वॉल्यूम। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम में आने दो, उसको आगे वाले जो टॉपिक है ना उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, ये समझा है। इसको नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। नोट करना है, करो करो जल्दी करो, ये तो आता होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ लिखो लिखो। हो गया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन।
समझ में आता टॉपिक के नाम से परसेंटेज कंपोजिशन से कि किसी भी कंपाउंड में क्या परसेंटेज कंपोजिशन है किसका, एंटिटीज का, है ना। सिंपल है। और कुछ समझने के लायक इसमें बोलो, इतना ही है। एग्जांपल कैसे करें तुम निकाल के बताओ। सपोज हम लेते हैं CH4। अब मैं तुम्हें इसमें कहूँ कि मुझे कार्बन का परसेंटेज निकालो, परसेंटेज कंपोजिशन, और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका ओवरऑल मास निकालेंगे। अगर तुम निकालना बताता हूँ मैं। ओवरऑल मास निकालेंगे और कुछ नहीं करना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सपोज परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो तो क्या करेंगे, टोटल मास और ऊपर क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन, और उसको क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। उसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। इतना ही है ना। ठीक है, ये समझ में आया? कुछ नहीं इसमें और नहीं। ठीक है, निकालो CH4 में कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज। अच्छा, हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन का मास और नीचे टोटल मास इनटू में 100। वो भी सिंपल है। लेकिन हाइड्रोजन का मास कितना है इसके अंदर? देखो ध्यान से 4 है। तो आप एक हाइड्रोजन के मास को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से, है ना। ये में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होता तो हम इसमें लिखते मास ऑफ हाइड्रोजन, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल मास इनटू में क्या कर देते हैं। समझ में आया? ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन भी है, इसमें कोई दिक्कत इजी है ना। नोट बोर्ड इसमें कुछ करना नहीं है, बस इस वाले को सॉल्व करो, देखते। ठीक है, चलो सॉल्व बताओ क्या है परसेंटेज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर एक न्यूमेरिकल है जब हम करेंगे। करो कार्बन का 75 आ गया। कैसे? 12/16। हाँ, 12/16 ना। 4344 1/4 कितना होता है? 20। 60 आना चाहिए। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन जब हम निकालेंगे तो इसका ओवरऑल मास कितना निकलेगा? कार्बन का 12 ग्राम प्लस में हाइड्रोजन कितना है 4, तो ओवरऑल कितना आ गया 16। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे बाय मास। अच्छा, ये बाय मास चल रहा है। बाय मास का क्या मतलब होता है? जब हम वेट के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, हम वॉल्यूम के रिगार्ड निकालेंगे। तो यहाँ 16 है, नीचे 16, और कार्बन का मास कितना है 12 इनटू में 100। 4 से 3 टाइम है, 4 से 4 टाइम है ना। 4 से इंटू हो जाएगा, अरे हाँ 25, ठीक है 75, और इसका कितना आ जाएगा 25। बस हम इतना ही है। अब बुक के अंदर CH3OH का निकाल के दिखाया है, तो हम भी कर रहे हैं, ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा भी कर लेगा। अब देखो प्रॉब्लम 1.2, पर प्रॉब्लम 1.2 के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं पहले। उसमें 2 कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिखना कुछ नहीं है उसमें, बस हमें उसके अंदर थोड़ा सा बात करना है। क्या है देखो, प्रॉब्लम 1.2 इम्पोर्टेंट है, पेपर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम 1.2 इज हाईली इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। तो प्रॉब्लम 1.2 जो है ना, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है 11 का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? इसके अंदर 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। पहला जो डिस्कस करता है वो क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहला क्या है? एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला, और दूसरा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एक्चुअल फॉर्मूला। ये क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला रॉ फॉर्मूला होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? रॉ फॉर्मूला। रॉ फॉर्मूला से क्या मतलब है? देखो साइंस के अंदर कभी भी ना जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो एक बार में एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं निकलता। एग्जैक्ट फॉर्मूला फिर कैसे निकलता है?
एक बार जब हम परसेंटेज कंपोजिशन करते हैं, केवल भी हमारे पास सैंपल आया, हमने उसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन के रिएक्शंस किए, हमने मेजर किया कि कितना इसमें कार्बन है, कितना ऑक्सीजन है, डिफरेंट मेथड से, और हमने उसका क्या करा, परसेंटेज कंपोजिशन निकाला। तो उस परसेंटेज कंपोजिशन करने से ना हमें एक फॉर्मूला मिलता है जिसको हम बोलते हैं रॉ फॉर्मूला। इंटीग्रल फॉर्मूला वही है जो फर्स्ट प्राइमरी कैलकुलेशन के बाद जो फॉर्मूला निकलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रियल फॉर्मूला। ये क्या होता है, रियल फॉर्मूला, और इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। कंपोजिशन क्या होता है, रियल होता है, या क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है इसके अंदर, फिक्स है ना। सपोज करो कि हमने कोई रिएक्शन किया, हमने कोई सैंपल टेस्ट किया, उसके अंदर हमें जो फॉर्मूला मिल रहा है, उसके अंदर हमें फॉर्मूला मिल रहा है, सपोज रॉ फॉर्मूला C2H3O4 या ऐसा कुछ मिल रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ XYZ मान लो कि हमें XYZ जैसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब जब इसी को हम वेरीफाई करते हैं ना, इसको जब वेरीफाई करते हैं एक्चुअल नंबर्स में, तो वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट कंपोजिशन के साथ, और जो रॉ फॉर्मूला उसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन करते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 2 है, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि इंटीग्रल क्या होता है और ये मॉलिक्यूलर क्या होता है। इसको नोट कुछ नहीं करना, इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 2 कहता है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। ये कोई कंपाउंड है, उसके अंदर 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% क्या है, कार्बन है, 24.27% क्या है, कार्बन है, 71.65% क्या है, क्लोरीन है ना। अच्छा, ये परसेंटेज बाय मास है सारी, बोलने की जरूरत नहीं है, बड़ी परसेंटेज किसमें दिया हुआ है, बाय मास दिया हुआ है। इस मोलर मास है 98.96। इस पूरे जो कंपाउंड है, इसका असली फॉर्मूला जो है, उसका जो मोलर मास है वो क्या है, 98.96। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मोलर मास पता होने से जरूरी नहीं है कि मैं फॉर्मूला एग्जैक्ट पता हो, जरूरी है क्या, नहीं है ना। देखो, मेरे को कोई यदि कंपाउंड मिला है, मुझे यदि कोई कंपाउंड मिला है, तो मैं इसका मोलर मास तो निकाल ही सकता हूँ, है ना। मोलर मास को मैं इसका निकाल लूंगा, मैं इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाल सकता हूँ, बट मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता चलेगा ना। एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालने का जो केमिस्ट्री का जो मेथड है ना, वो यही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से है। तो कभी भी लैब के अंदर जो फॉर्मूले बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं, उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है कि एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है कि नहीं, ठीक है। ये वेरीफाई करते हैं, समझ में आएगा कि फॉर्मूला बनता कैसे, ठीक। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जब हम देखें तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमें जो दी रखी है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 4.07, परसेंटेज ऑफ कार्बन 24.27, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, हाँ, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन ये कितना है, 71.65, और जो फॉर्मूला है उसका मोलर मास जो है वो कितना है, 98.96 ग्राम, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि हमें ये फॉर्मूला निकालना भी हो तो ये तो परसेंटेज का गिवन है, हम कैसे परसेंटेज से मास में आ जाए, है ना। इसीलिए हम इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो करते हैं वो क्या करते हैं, लेट द टोटल मास ऑफ सैंपल, लेट द टोटल मास ऑफ सैंपल बी 100 ग्राम, ठीक, 100 ग्राम। 100 ग्राम मानने से हमें फर्क क्या पड़ेगा, देखो 100 ग्राम का 4.07% कितना होगा, 4.07, इसलिए हम 100 ग्राम मानते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, 1 बाय 1 स्टेप, कोई मुश्किल है, वो सिंपल करके है, बट देखो कैसे करते हैं। परसेंटेज से, ये तो परसेंटेज है ना, हम फॉर्मूला सॉल्व कैसे कर पाएंगे, हमें तो बाय वेट निकालना पड़ेगा ना। तो यदि हम पूरे सैंपल का यदि हम वेट क्या मान लें 100 ग्राम, तो हम हाइड्रोजन का मास कह सकते हैं 4.07 होगा, और कार्बन कितना होगा 24.27, और क्लोरीन का कितना होगा 71.65, है ना। ये समझ गए, चलो ये समझने के बाद एग्जाम के अंदर तुम्हें टेबल बनानी है, इसमें क्या बनानी है, टेबल के अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट लिखने के लिए ना एक स्पेशल ऑर्डर तुम्हें फॉलो करना है, कभी भी याद रखना, बुक के अंदर भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, इसके अंदर हमें ऑर्डर क्या फॉलो करना है, ध्यान दो। कभी भी मुझे कोई फॉर्मूला बताओ, जब हम लिखते हैं तो वो कैसे स्टार्ट होता है,
यदि कार्बन इन्वॉल्व है उसके अंदर तो कैसे स्टार्ट होगा, कार्बन से स्टार्ट होता है फॉर्मूला। अब मैं यहाँ यदि हाइड्रोजन लिख दूं पहले तो देखने में भी अटपटा लगेगा ना, और मेरे को आगे जो मैं स्टेप लाने वाला हूँ ना उसमें भी तुम्हें अरेंज करने में ना वैसा होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। इसलिए कभी भी याद रखना जो भी कंपाउंड तुम्हें जो भी तुम्हें कंपोजिशन दे रखा हो ना उसको यहाँ पे उसी ऑर्डर में लिखो जिस ऑर्डर में फॉर्मूला बनेगा, है ना। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं एलिमेंट में क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं एलिमेंट में लिखूंगा कार्बन, सेकंड एलिमेंट में क्या लिखूंगा हाइड्रोजन, और थर्ड एलिमेंट में क्या लिखूंगा क्लोरीन। समझाई बात है, मैंने क्यों ऐसे इस ऑर्डर में फॉलो किया है। इसका रीजन यही है कि फॉर्मूला भी ऐसे ही बनेगा। ऐसे तो हम लिखते हैं फॉर्मूला, सपोज करो कोई फॉर्मूला ऐसा बन जाए C3H6Cl2, सपोज ये गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में तो लिखेंगे, मैंने उसी ऑर्डर में इसको अरेंज किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन लिखेंगे नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें क्या लिखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, 4.07%। यहाँ परसेंट दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर तो लिख ही दिया है। इसका कार्बन कितना है 24.27, हाइड्रोजन कितना है 4.07 और से कितना है 71.65। तो यहाँ पे लिख दो मास मतलब क्या, इसका कितना मास है। अब हमने सपोज कर लिया है ना 100 ग्राम, तो हम यहाँ पे सीधे उसको उसी के टर्म्स में लिखेंगे, ग्राम के टर्म में। मास किस टर्म्स में है, ग्राम्स के टर्म में, और परसेंटेज कंपोजिशन किस टर्म्स में है, परसेंटेज के टर्म्स में, है ना। ये परसेंटेज है, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मास क्या हो जाएगा इसका 24.27 ग्राम, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या लिखा 4.07 और यहाँ क्या हो जाएगा 71.65। नेक्स्ट कॉलम में तुम्हें लिखना है तो क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलता है नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकलता है बताओ। गिवन मास अपॉन में क्या रहता है, मोलर मास। तो गिवन मास क्या है 24.27। कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, रफ में कर लेते हैं, यहाँ से नंबर्स लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी यहाँ कैलकुलेशन मत करना है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो टेबल है इसी पे मार्क्स मिल रहे हैं एग्जाम में, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है या 2 मार्क्स का आएगा, तो छोटा होगा तो नीट एंड क्लीन रहे ना, ये तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यहाँ कर भी सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। गिवन मास 24.27 और इसका मोलर मास कितना होता है सर 12, है ना, 12 होता है। डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सी आंसर क्या आएगा 2 पॉइंट और ये 0.2 में जाएगा तो 2.2 आएगा, है ना। इसका बताओ कितना आएगा, गिवन मास 4.07 एंड द मोलर मास इज। अच्छा एक चीज और, केमिस्ट्री के अंदर ध्यान देना, यदि मोलर मास गिवन है क्वेश्चन में ब्रैकेट में या फर्स्ट पेज पे, ध्यान देना पेपर जब भी हाथ मिले तो उसमें यदि फर्स्ट पेज पे वैल्यूज दे रखी है तो वही यूज करना। कई बार वो वैल्यू फर्स्ट पेज पे भी देते हैं और कई बार वो वैल्यू क्वेश्चन में वैल्यू ही यूज करना, फिर दूसरा वैल्यू यूज मत करना। अब केमिस्ट्री में पता नहीं चलता नंबर कहाँ बैठे, यही करते हैं। तुमने एक लेके कर दिया, हाइड्रोजन का मास ले लिया, एटॉमिक मास तुमने 1 सपोज कर लिया 1 ग्राम, बट जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ था टेक हाइड्रोजन मास है 1.008 ग्राम, है ना। अब तुमने ये नहीं लिया तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन वेरी करेगा और वो उन्हें दिखेगा वहाँ पे कैलकुलेशन में, तो वो हाफ एंड मार्क्स तो गए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस क्वेश्चन में मास नहीं गिवन है कहीं पर, है ना। इस क्वेश्चन में मास नहीं गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से मास ले सकते हैं, लेकिन गिवन होता तो हम वही मास लेते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं, ठीक है। वैसे आंसर में तो 1.08 दिया मैंने, ठीक। क्या लिखता है 1, तो 1 लेंगे तो क्या आएगा आंसर 4.07 मोल्स। ऐसे इसका क्या आएगा 71.65। क्लोरीन का मास कितना होता है 35. ठीक है, डिवाइडेड कितना आ जाएगा अप्रॉक्सी बताओ। आई थिंक ये भी वही आएगा 2.1 नहीं 2.2 ऐसे कुछ आएगा, 2.2 ही आएगा आई थिंक। ये आगे कैलकुलेशन कर लेना, मैं उतना कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ और एग्जाम में उतना करने की जरूरत नहीं, 2.2 या 2.3 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट कॉलम जो है, नेक्स्ट कॉलम में लिखना है स्मॉल होल नंबर या स्मॉल नंबर। ये स्मॉल नंबर क्या है, यहाँ आपको समझना ध्यान से। स्मॉल नंबर कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हो ना, जो भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हो उस स्मॉलेस्ट नंबर से आंसर को डिवाइड करना है। जो भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हो उससे हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड करेंगे। तो देखो 2.2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 2.2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1, इसको करूंगा तो अप्रॉक्सी कितना आएगा, पॉइंट पे नहीं लेना, डिवाइड करोगे तो ऐसा आएगा 2.01 या 2.03 ऐसा कुछ आएगा,
है ना, इसको हम क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, और इसको लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अब जब तुम्हारा इतना आ जाए, इसका मतलब क्या है, जब स्मॉल नंबर आ जाए दैट मीन हमने अब एम्पिरिकल फॉर्मूला सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने परसेंटेज कंपोजिशन को उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल का नंबर है मोल्स है, मोल्स में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, आप इंटीग्रल फॉर्मूला लिखते हैं। इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? ये हमें ये टेबल क्या शो कर रहा है? हमें ये टेबल शो कर रहा है कि कार्बन का 1 मोल है, हाइड्रोजन का 2 मोल है, क्लोरीन का 1 मोल है, ये तो शो करता है ना। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे हम इसी को ध्यान में रखेंगे, इंटीग्रल फॉर्मूला लिखेंगे हम इसी का ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा CH2Cl। 1 1 ये नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले में कभी 1 नहीं दिखाया जाता। आ गया? बट ये मॉडल फॉर्मूला तो नहीं आया, अभी तो क्वेश्चन 60% ही सॉल्व हुआ है। आगे कैसे करेंगे देखो, आगे वाले प्रोसीजर को समझो। मॉडल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला है ना, यानी कि मोलर मास जो है वो एक्चुअल मास है, और ये कौन सा मास है जो कि रियल नहीं है, रॉ है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ तो पार्ट है जो कि और मल्टीप्लाई हो रहा है। उसको कैसे समझे? जो तुम्हारा मोलर मास है ना, उस मोलर मास को इंटीग्रल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दोगे तो वो पार्ट आ जाएगा जो भी, मतलब कि इस पूरे में इसके कितने पार्ट अवेलेबल है वो आ जाएगा। समझ रहे हो? देखो ये ओवरऑल मास है, जो असली मास है इस कंपाउंड का मोलर मास ये है। ये ओवरऑल मास में यदि मैं डिवाइड कर दूं किससे, इससे, ये क्या है? रॉ फॉर्मूला मास है। तो हमें ये चल जाएगा ना पता कि इसके इस रॉ फॉर्मूला के कितने पार्ट अवेलेबल है इस पूरे में। ऐसे होता है ना, सपोज करो तुम्हारे पास 10 रुपीज है, टोटल तुम्हारे पास कितना 10 रुपीज है, कोई एक जो यूनिट है वो तुम्हें 2 रुपए का पड़ता है, 2 रुपए का 1 यूनिट आता है, तो ओवरऑल जो आएगा वो क्या आएगा? 2 से डिवाइड कर दोगे दैट मींस तुम्हारे पास 5 यूनिट आएगा टोटल। ये वही है, हमारे पास ओवरऑल मास कितना है, इतना है। हमें ये पता है कि रॉ ये है, रॉ फॉर्मूला ये, तो रॉ फॉर्मूले के मास को, मास से मैं इसको पूरे को डिवाइड कर दूं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे जिसके इसके कितने यूनिट इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, है ना। अब जितने जब वो यूनिट आ जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला आ जाएगा। ये जैसे है, बस यही इसमें की पॉइंट है। टेबल तो खैर इजी है, उसका टेबल तो कुछ नहीं, बस यही है। दैट मींस मुझे यदि असली मोल का फॉर्मूला निकालना है तो मुझे इसका मास भी पता होना चाहिए। मुझे क्या पता होना चाहिए? इसका मास भी पता होना चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। उसको क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं, किसका कार्बन का मास कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 35.5, ओवरऑल ऐड कर दो 13, 8 4 48.5 ही आएगा ना, ये आएगा 13 8 3 4, ठीक है 48.5। अब नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले, है ना। नंबर ऑफ यूनिट्स मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, जगह नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद कंट्रीब्यूट में लिखना, साइड में मत लिखना अपने कॉपी में। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे, क्या होगा वो ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे क्या होगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होगा। हाँ, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इससे डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो इससे क्या निकलेगा हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं 98.96 जो हमारा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यानी कि मोलर मास, और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकला वो कितना निकला है 48.5। इसको देखो अप्रोक्सी तुम्हें आइडिया होगा 2.01 ऐसे कुछ आने वाला है, यानी कि अप्रोक्सी हम इसको ले तो क्या लेंगे N2, क्या आ रहा है हमारा N2 आ रहा है। यूनिट्स कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। दैट मीन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ना इसके 2 यूनिट है, इससे कितने यूनिट और पॉसिबल है 2 यूनिट पॉसिबल है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 2 into एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना, ये तो होगा, ठीक है। तो 2 into एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2Cl मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा C2H4Cl। ये हमारा क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये पूरा एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है पेपर में, फर्स्ट टर्म में तो मोर और लेस चांस में आएगा ही है, चाहे और में है चाहे कहीं और सुनना, बट ये आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुना है कैसे करते हैं, हाँ बुक का मेथड नहीं फॉलो करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। परसेंटेज कमर्शियल लिखो जो गिवन डाटा है, मोलर मास लिखो जो भी गिवन डाटा है। सपोज कर लो 100 ग्राम हमने लिया होगा इनिशियली, 100 ग्राम लेते ही ये टेबल बनाओ, एलिमेंट लिखो,
कंपोजिशन लिखो, मास लिखो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के स्मॉल होल नंबर में लेके आओ उसको। स्मॉल होल नंबर में लाते हैं इंटीग्रल फॉर्मूला निकल आएगा। इंटीग्रल फॉर्मूला का मास निकालो और जो मोलर फॉर्मूला दे रखा है एग्जैक्ट फॉर्मूले का जो मास उसे डिवाइड करके यूनिट निकालो और यूनिट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा मोलर मास। अब सुना है केमिस्ट्री में फॉर्मूला कैसे बनता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्टोइकोमेट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वो भी न्यूमेरिकल टॉपिक है, थोड़ा बहुत उसके अंदर इंट्रो कर लेते हैं। लास्ट क्लास सॉरी जो नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास ऐसा करेंगे जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना उनको डिस्कस कर लेंगे, है ना। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे उनको कर लेंगे, इन टेक्स्ट का कोई रिवीजन वापस करवाना हो करवा लेंगे, है ना। अच्छा देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन तो बात की बात है। स्टोइकोमेट्री क्या होता है, स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है टू कैलकुलेट। स्टोइकोमेट्री का क्या मतलब होता है टू कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट, कैसे मास और वॉल्यूम का कैलकुलेशन, बट किसके थ्रू से करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू से करते हैं। किसके थ्रू से करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू से करते हैं, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बट मैं थोड़ा सा इसमें हिंट देता हूं। सपोज करो एक रिएक्शन हम लिखते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस CO2, है ना। अभी मैं इसको स्टोइकोमेट्री के टर्म्स में लिखना चाहूँ ना तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है स्टोइकोमेट्री की वो रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यदि नहीं है ना तो आप स्टोइकोमेट्री नहीं कर सकते, ना ही उसके स्टोइकोमेट्री के रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप यही है, हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है। हमने क्या बनाना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको कुछ बैलेंस नहीं करना है। अब मुझे यदि किसी इक्वेशन को स्टोइकोमेट्री के टर्म्स में लिखना हो ना, स्टोइकोमेट्री के टर्म्स में बोलना हो तो उसको क्या बोलूंगा, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आगे, हाँ वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्टेड विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आई वाज है ना। इसका मतलब क्या है, हमें 1 मोल इसका चाहिए, 1 मोल इसका चाहिए ताकि ये 1 मोल प्रोड्यूस करे। एक और इक्वेशन देख लेते हैं, H2 प्लस में O2 विल गिव अस H2O हाफ O2, है ना। अब मुझे स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन देना हो इसमें, सॉरी कैलकुलेशन नहीं, स्टोइकोमेट्रिक टर्म्स में बोलना हो इसको, मैं क्या बोलूंगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H2O, है ना। इसको ये बोलेंगे। अब इसमें करते हैं इंटरेस्टिंग चीज, है ना। अब मैं तुम्हें ये बोलूं कि मुझे ये बताओ कि मुझे यदि 18 ग्राम H2O प्रोड्यूस करना हो तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, ये है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। यदि मैं तुम्हें ये बोलूं कि मुझे 18 ग्राम H2O चाहिए तो मुझे कितने O2 की जरूरत पड़ेगी, कितने ग्राम O2 की जरूरत पड़ेगी। यदि मैं तुम्हें ऐसा कहूं तो ऐसे करना पड़ेगा, इन का मास, इन दोनों का मोल, इनको जो रिएक्टेंट का मोल है, इसका प्रोडक्ट का मोल है, इनको इक्वेट करके बनाना पड़ेगा। ऐसे करेंगे, मैं बताता हूँ। पहले हम रामायण पढ़ेंगे, ऐसे 1 मोल ऑफ, मतलब ये रूल है, स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए रूल है तो करना है और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ऐसे करेंगे 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद हाफ मोल ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H2O, कहानी हो गई। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है ये 18 ग्राम यदि हमने H2O प्रोड्यूस करना है तो O2 गैस कितना हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम जस्ट उस कहानी के बाद उस पर आ जाएंगे जिसकी हमें जरूरत है, जिससे हमें पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इसको पूछा गया है। अब हम अपना रामायण अगला वाला क्या, हाफ मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ H2O, है ना। मोल में कौन सा पूछा नहीं यार, इसमें पूछा आंसर ग्राम्स में। अब हम बोलेंगे, अब उसको इनडायरेक्ट में बोल सकते हैं ना कि 1 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस बाय हाफ मोल ऑफ O2, तो 1 मोल ऑफ H2O में कितना मास है, 18 ग्राम, और हाफ मोल ऑफ O2 में कितना ग्राम होगा, 16। दैट मींस 16 ग्राम ऑफ O2 चाहिए हमें, किसमें, हाँ 18 ग्राम ऑफ H2O प्रोड्यूस करने में। ये है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, समझ आया, हाँ ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक पढ़ना है, लिमिटिंग रिएजेंट। इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम में आती तो नहीं है पर लिखवाते जरूर है। क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, क्या लिमिटिंग मतलब क्या होता है, जो कम कर दे, रोक दे। रिएजेंट मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट्स। अब कभी मत पूछना आगे भैया व्हाट इज रिएजेंट। केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्टेंट को रिएजेंट कह देते हैं।
इतना ही फर्क है, कोई फर्क नहीं है। अदरवाइज रिएक्टेंट रिएक्टेंट कहते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो रिएक्टेंट को रिएजेंट कहते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है 2 रिएक्टेंट या 3 रिएक्टेंट में जो पूरे रिएक्शन को लिमिट कर देता है, रोक देता है? इस टॉपिक में पढ़ेंगे, किस टर्म्स में पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्री के थ्रू से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल है N2H2 वाला, N2H2 gives us NH3। तो जब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इसको पढ़ के आना यहाँ तक, और ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो न्यूमेरिकल है ना एग्जाम में आता है, चाहे तो ये वाला चाहे ये वाला, आना तो है कुछ ना कुछ 3 मार्क्स में, और 1-2 मार्क्स में आना है तो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाला आना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, ठीक है। इसको क्या नोट करोगे, मैं कराऊंगा सारा यार, मैंने इंट्रो दिया है, कल आते सीधे डेफिनेशन और न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पढ़ के आना, समझ में आया? अच्छा पढ़ के आना।